हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। चलिए आज डिस्कस करते हैं हम लोग एम फेस का यानी माइटोसिस फेस का मेटा फेस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने प्रो फेस को डिस्कस कर लिया है। तो चलिए एम फेस को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। एम फेस के अंदर हमने देखा था कि हमने डिवाइड किया था एम फेस को कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। यानी जो एम फेस, जो माइटोसिस फेस है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इसको ड्रामेटिक फेस है। क्या होता है? ये ड्रामेटिक पीरियड होता है सेल का, यानी कि बहुत लॉट ऑफ चेंजेस देखने को मिलता है। तो ये जो चेंजेस मिलता है वो दो जगह मिलता है, एक कैरियोकाइनेसिस में, एक साइटोकाइनेसिस में। कैरियो वर्ड मीन्स रिलेटेड टू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर चेंजेस की बातें होंगी, न्यूक्लियस से रिलेटेड चेंजेस की बातें होंगी। साइटोकाइनेसिस मीन्स साइटोप्लाज्म में जो रिलेटेड ऑर्गेनिल्स हैं उसके अंदर के चेंजेस को हम लोग बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो कैरियोकाइनेसिस के अंदर हमें क्या पढ़ना था? पी मेट पढ़ना था। क्या पढ़ना था? पी मेट। पी मेट मतलब प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टीलोफेस। हमने प्रोफेस कर लिया है, अभी हम लोग करने वाले हैं मेटाफेस। ठीक है, तो प्रोफेस में आपको याद होगा कि हमने क्या बेहतरीन ढंग से प्रोफेस को किया था और हमने समझा था कि प्रोफेस के अंदर क्या होता है। प्रोफेस के अंदर कुछ 4 चेंजेस के बारे में मैंने बताया था कि क्रोमेटिन स्टार्ट टू कंडेंसेस। क्रोमेटिन जो है वो स्टार्ट करने लगता है कंडेंसेशन यानी क्वाइल्ड करना, क्योंकि उसको जो है क्रोमोसोम बनाना है, इसलिए वहां पे कंडेंसेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। दूसरा चेंज मैंने आपको क्या बताया था? जो सेंट्रोसोम है या सेंट्रियोल है, उसी को मैंने एक नाम और दिया था, दैट इज एस्टर। एस्टर क्या करता है? अपोजिट पोल पर मूव करता है, एक नॉर्थ की ओर चला जाता है, एक साउथ की ओर जाता है। अपोजिट मतलब नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, ये दूसरा चेंज था। तीसरा चेंज क्या था कि जितना भी इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है सेल के अंदर, यानी कि वैसे सिस्टम या वैसे ऑर्गेनिल जो मेम्ब्रेन के बने हो, वो डिसअपेयर हो जाएंगे। द रीजन बिहाइंड ऑफ डिसअपेयरिंग इज, क्योंकि जो हमारा एस्टर था वो रिलीज करेगा सम स्पेंडल फाइबर प्रोटीन, एक प्रोटीन है स्पेंडल फाइबर, उसको रिलीज करेगा जो कि न्यूक्लियस में आना है और क्रोमोसोम से उसका काम है। यानी स्पेंडल फाइबर का जो मेनली काम है वो क्रोमोसोम के साथ है। अगर वो धागा वहां से निकलेगा और बीच में अगर उसको डिस्टर्बेंस मिलेगा, इस वजह से वो डिसअपेयर हो जाता है ऑल द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। लास्ट फेज हमने क्या पढ़ा था? अगर हम बात पढ़े कि लास्ट इवेंट क्या था प्रोफेस के अंदर, हमने क्या देखा था कि लास्ट इवेंट क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसइंटीग्रेशन होना। क्या होना? डिसइंटीग्रेशन मतलब गायब होना, एक तरह से टूट जाना। क्या कहलाता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसइंटीग्रेशन मतलब न्यूक्लियर का जो मेम्ब्रेन है, ये हमारे पास ये न्यूक्लियर का मेम्ब्रेन हुआ या न्यूक्लियर का एनवेलप आप जिसको बोल सकते हैं। एनवेलप जो है, इसके अंदर हमारे पास क्या है? इसके अंदर हमारे पास क्रोमोसोम है। ये क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। इसका टूट जाना ही डिसइंटीग्रेशन कराता है। यानी प्रोफेज का लास्ट इवेंट क्या था? स्टार्ट हो गया था हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसइंटीग्रेशन होना स्टार्ट हो गया था, तभी स्टार्ट हुआ था। ठीक है, स्टार्ट हुआ था, कंप्लीट नहीं हुआ था, स्टार्ट हुआ था। कोई चीज अगर स्टार्ट हुई है एट अ सडन टाइम, वो कंप्लीट नहीं होता, इट टेक सम टाइम टू कंप्लीट। इसीलिए प्रोफेज का जो लास्ट फेज है, क्या लास्ट इवेंट क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसइंटीग्रेशन होना या टूट जाना। तो हम कह सकते हैं कि प्रोफेज का जो लास्ट इवेंट होगा, क्या वो मेटाफेज का फर्स्ट इवेंट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो मेटाफेज का फर्स्ट इवेंट और यू कैन से फर्स्ट चेंज ड्यूरिंग मेटाफेज और द फर्स्ट इवेंट ड्यूरिंग मेटाफेज क्या होता है? यहां पर क्या होता था? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसइंटीग्रेशन होना स्टार्ट हुआ था, यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीटली डिसइंटीग्रेशन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एनएम लिख देता हूं मैं शॉर्ट फॉर्म, का डिसइंटीग्रेशन होगा, कंप्लीटली हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, ये एकदम टूट जाएगा, ये एकदम बिल्कुल टूट जाएगा। ये सेल है हमारे पास, सेल के अंदर ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रहा है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर
यहाँ पर हमारा क्रोमोसोम लाई कर रहा है, ये हमारा साइटोप्लाज्म का एरिया है। ये जो है जितना भी ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है टूट जाएगा और आपको कैसा दिखेगा, ये जो क्रोमोसोम है ये आपको इसे साइटोप्लाज्म के अंदर में दिखने लगेंगे, ऐसे दिखने लगेंगे। ये इन्वेलप टूट जाएगा, इन्वेलप गायब हो जाएगा, डिसअपेयर हो जाएगा, इस तरह से आप बोल सकते हैं। अगर जब तक रीज़न बिहाइंड कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसइंटीग्रेशन क्यों होता है, पहले बात मैंने आपको बताया कि जब तक ये क्रोमोसोम न्यूक्लियस से बाहर नहीं आएगा, साइटोप्लाज्म में नहीं आएगा। यहाँ पर हमारा कौन है, यहाँ पर हमारा प्रेजेंट है एस्टर, यहाँ हमारा कौन प्रेजेंट है, एस्टर प्रेजेंट है, यहाँ एस्टर प्रेजेंट है, जो क्या रिलीज करने वाला, रिलीज कर रहा है यहाँ से ये क्या रिलीज कर रहा है, स्पेंडल फाइबर को रिलीज कर रहा है, स्पेंडल फाइबर को रिलीज कर रहा है। दोनों अपोजिट पोल से ये स्पेंडल फाइबर को रिलीज कर रहा है, जो कि अटैच होगा क्रोमोसोम के साथ, अटैच होगा, इसी फेज में अटैच होगा क्रोमोसोम के साथ। इस रीजन के कारण कंप्लीटली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसइंटीग्रेशन देखने को मिलता है। दिस इज द फर्स्ट चेंज यू हैव टू रिमेंबर ड्यूरिंग द मेटाफेज। ये पहला चेंज है। दूसरा चेंज आपको क्या देखने को मिला, अभी तुरंत मैंने समझाया कि दूसरा चेंज क्या होगा। क्रोमोसोम जो है क्रोमोसोम इज नाउ इन साइटोप्लाज्म। ये दूसरा चेंज है। ये दूसरा चेंज आपको क्या देखने को मिलता है कि क्रोमोसोम कहाँ आ गए, बेबी आपको क्रोमोसोम कहाँ दिख रहे थे, ये डिसइंटीग्रेशन होने के बाद आपको क्रोमोसोम विजिबल होंगे इन दी साइटोप्लाज्म। क्रोमोसोम इज नाउ इन साइटोप्लाज्म, ये आपको साइटोप्लाज्म के अंदर दिखेगा। अभी आपको दिख रहे थे कि ये जो है यहाँ पर हमारे क्रोमोसोम आ चुके हैं इन दी साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस से बाहर हो गए, साइटोप्लाज्म में एंट्री कर लिया है। किसने, इस क्रोमोसोम ने। ये दूसरा इवेंट होता है इसके अंदर, ये दूसरा इवेंट होता है कि क्रोमोसोम इज नाउ इन साइटोप्लाज्म। मैंने आपको बताया था कि जो क्रोमेटिन का कंडेंसेशन होता है, सम कंडेंसेशन जो क्रोमेटिन का देखने को मिलता है वो हमें प्रोफेज में देखने को मिलता है कि वहाँ पर स्टार्ट हुआ था। वहाँ पर भी क्रोमेटिन का कंडेंसेशन जो है, क्रोमेटिन का कंडेंसेशन वी कैन से, या कोएलेशन का जो प्रोसेस होता है, जब कॉइल्ड होता है या लूपिंग जो बनाता है क्रोमेटिन, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। क्रोमेटिन कंडेंसेशन जो हुआ है वहाँ स्टार्ट हुआ था। कहाँ स्टार्ट हुआ था? स्टार्ट हुआ था ड्यूरिंग प्रोफेज के अंदर। कहाँ पर स्टार्ट हुआ था? ड्यूरिंग प्रोफेज के अंदर। क्या कंप्लीट हुआ था? नहीं हुआ था, लेकिन क्रोमोसोम हमें क्या हो रहे थे? विजिबल हो रहे थे। वी कैन सी द क्रोमोसोम विथ द टू सिस्टर क्रोमेटिड ड्यूरिंग प्रोफेज, देख सकते हैं, लेकिन कंप्लीटली कंडेंस होना और थोड़ा सा कंडेंस होना में बहुत अंतर है। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, ये आपको क्रोमेटिन दिखाई दे रहा है, ये क्रोमेटिन हुआ, ठीक है। ये थोड़ा कंडेंस करेगा ना, ये थोड़ा कंडेंस करेगा तो कुछ आपको इस तरह से दिखेगा। ये जब फुल्ली कंडेंस करेगा ना, जब ये आपको फुल्ली कंडेंस करेगा ना, कुछ आपको इस तरह से दिखेगा। ये है हमारा फुल्ली कंडेंस क्रोमोसोम। ये आपको प्रोफेज के अंदर देखने को मिला था और यही चीज आपको मेटाफेज के अंदर ये वाला दिखेगा। मेरा कहने का क्या मतलब है कि सम कंडेंसेशन इज नाउ ऑक्यूर इन मेटाफेज। मेटाफेज के दौरान ही कुछ कंडेंसेशन की प्रक्रिया भी होती है, यानी फुल्ली कंडेंस जो है क्रोमोसोम कब होता है, अगर क्वेश्चन आता है तो ड्यूरिंग मेटाफेज। मेटाफेज के दौरान क्या बोल सकते हैं? फुल्ली कंडेंस्ड क्रोमोसोम देखने को मिलता है। जब फुल्ली कंडेंस क्रोमोसोम देखने को मिलता है तो हम इस फेज को कह सकते हैं, दिस फेज इज नोन एज बेस्ट फेज टू सी मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मतलब समझ में आता है आपको? साइज नंबर, किसी चीज का साइज। क्रोमोसोम का बेस्ट फेज है मॉर्फोलॉजी का। मॉर्फोलॉजी का मतलब बेस्ट फेज टू सी मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है साइज नंबर। यानी आपको अगर पता करना है कि व्हाट इज द एक्चुअल साइज ऑफ अ क्रोमोसोम, तो आपको प्रोफेज में नहीं पता चलेगा, क्योंकि वहां स्टार्ट हुआ है, कंडेंसेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। क्रोमोसोम का अगर आपको फिक्स्ड शेप और साइज जानना है तो आपको मेटाफेज के अंदर जाना होगा, मेटाफेज से क्रोमोसोम को विजिबल करना होगा। इसीलिए हम कहते हैं बेस्ट फेस टू सी मॉर्फोलॉजी का मतलब किसी भी पर्टिकुलर चीज का साइज नंबर की बात मैं कर रहा हूं, वो मॉर्फोलॉजी। यहाँ क्रोमोसोम की बात हो रही है, यानी मेटाफेज के दौरान हम क्रोमोसोम की बेहतर मॉर्फोलॉजी कर सकते हैं, बेहतर मॉर्फोलॉजी देख सकते हैं। दिस इज द थर्ड चेंज यू कैन रिमेंबर।
एज अ थर्ड चेंज में क्या होता है, क्रोमेटिन क्या करेगा, अभी कंडेंस नहीं हुआ था, स्टार्ट हुआ था, फुल्ली नहीं हुआ था, यहाँ फुल्ली कंडेंस हो जाएगा। ये आपको बात याद रखना है। प्रोफेज के अंदर आपको कैसा दिख रहा है, क्रोमोसोम ऐसा है, ऐसा मेटाफेज के अंदर दिखेगा। सिंपल सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या क्या चेंजेस इसके अंदर आता है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि एक एस्टर होता है जो कि स्पिंडल फाइबर को रिलीज करता है, ठीक है। ये तो आपको याद होगा कि हमारे पास एक सेंट्रियोल होता है, इसी को आप सेंट्रोजोम बोलते हैं। इसी को मैंने आपको बताया था कि इसी का नाम एस्टर हो जाता है जब इसके चारों ओर माइक्रोट्यूब्यूल नाम का प्रोटीन आ जाता है। दोस माइक्रोट्यूब्यूल प्रोटीन फॉर्मिंग इज यूज्ड टू फॉर्म स्पिंडल फाइबर। ये क्या फॉर्म करता है, स्पिंडल फाइबर रिलीज करता है, ठीक है। ये जो है रिलीज क्या है, ये क्या है, स्पिंडल फाइबर को रिलीज है। ये धागा है, स्पिंडल फाइबर, धागा ना जैसा फाइबर होता है उसको रिलीज करता है। ये दोनों अपोजिट पोल पे होते हैं, जो कि प्रोफेज में हमने देख लिया था। ये अपोजिट पोल पे आते हैं, यहाँ से ये अपना स्पिंडल फाइबर को रिलीज करना शुरू करते हैं। यहाँ पर जो है हमारा क्या, यहाँ पर क्या लाई कर रहा है, यहाँ पर हमारा लाई कर रहा है क्रोमोजोम लाई कर रहा है, जो कि फुल्ली कंडेंस हो चुका है, ठीक है। फुल्ली कंडेंस क्रोमोजोम यहाँ पर लाई कर रहा है। तो मैं बताता हूँ कि यहाँ पर अब जो चौथा चेंज होने वाला है वो क्या चेंज होने वाला है, समझिए। मैंने आपको बताया था कि क्रोमोजोम जब हम पढ़ रहे थे, मैंने बताया था कि जो एक सेंटर पॉइंट होता है इसी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रोमियर। एक क्रोमोजोम का टर्मिनल रीजन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं टेलोमियर। और एक क्रोमोजोम के पास 2 सिस्टर क्रोमेटिड होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग 2 सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है। एक पर्टिकुलर क्रोमोजोम के पास, एक क्रोमोजोम के पास 4 आर्म्स होते हैं। नहीं समझ में आया कि 4 आर्म्स क्या होते हैं क्रोमोजोम का, समझिए। यहाँ मैं बात करूँ, मैं नंबर लिख देता हूँ। ये क्रोमोजोम है, पर्टिकुलर क्रोमोजोम, ठीक है। मैं नंबर लिखता हूँ 1 2 3 4। 1 and 2 इज फर्स्ट क्रोमेटिड, फर्स्ट क्रोमेटिड, ठीक है। ये पहला क्रोमेटिड हुआ 1 and 2। 3 and 4 इज द सेकेंड क्रोमेटिड, ये क्या हुआ, दूसरा क्रोमेटिड हुआ, ठीक है, लिख सकते हैं। लेकिन आर्म क्या होता है, ये 4 आर्म्स की मैं बात कर रहा हूँ, 1 2 3 4, दे ऑल आर 4 आर्म्स ऑफ क्रोमोजोम, आर्म ऑफ क्रोमोजोम। ये 4 आर्म्स हैं, यानी इसको बोलेंगे आर्म, पहला आर्म, दूसरा आर्म, तीसरा आर्म, चौथा आर्म। ये टोटल ये एक साइड क्रोमेटिड कहलाता है, ये एक साइड क्रोमेटिड कहलाता है, लेकिन ये 1 2 3 4 इसको हम लोग आर्म कहते हैं, ठीक है। ये जो सेंट्रोमियर है ना, सेंट्रोमियर जो है, सेंट्रोमियर पर एक डिस्क शेप का स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, डिस्क शेप का स्ट्रक्चर, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको मिलता है, डिस्क शेप का स्ट्रक्चर यहाँ पर होता, लाई करता है, ठीक है। ये जो क्रोमोजोम है यहाँ पर डिस्क शेप, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर लाई करता है। ये डिस्क शेप स्ट्रक्चर हुआ, एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर लाई करता है। हम क्या कह सकते हैं कि ऑन सेंट्रोमियर एक डिस्क शेप लाइक स्ट्रक्चर मिलता है, उसको हम लोग कहते हैं कनाइटोकोर। क्या बोलते हैं, कनाइटोकोर। ये क्या है, कनाइटोकोर क्या है, देखिए। कनाइटोकोर एक प्रोटीन है, क्या है, सिंपल सी बात है, एक प्रोटीन है। मैं फिर से समझा रहा हूं कि ये क्रोमोजोम का जो सेंट्रोमियर है ना, सेंट्रोमियर पर एक डिस्क शेप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है। एक्चुअली वो स्ट्रक्चर क्या है, वो एक कनाइटोकोर है। और ये कनाइटोकोर क्या होता है, एक प्रोटीन है। क्या है, हम लिख सकते हैं ऑन सेंट्रोमियर कनाइटोकोर इज प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट है, कनाइटोकोर प्रेजेंट है। ये कनाइटोकोर क्या है, एक प्रोटीन है। इसका काम क्या है, देखिए। इस पर क्या होगा जानते हैं, इस कनाइटोकोर पर ये जो स्पिंडल फाइबर आ रहे हैं ना, ये अटैच होंगे
होंगे। इसी काइनेटोकोर पर स्पिंडल फाइबर, ये जो दो तरफ दिख रहा है ना आपको, दो को, यहाँ पर एक स्पिंडल फाइबर ऐसे अटैच हो जाएगा, यहाँ से एक स्पिंडल फाइबर ऐसे अटैच हो जाएगा। दो को जो स्पिंडल फाइबर अटैच होगा ना, ये अगर नॉर्थ पोल का है तो ये साउथ पोल का होगा। कहाँ का होगा? अगर ये नॉर्थ पोल का है तो ये साउथ पोल का होगा, यानी कि एक ऊपर से आएगा, एक नीचे से अटैच होगा। ठीक है, यानी एक क्रोमोसोम पर कितना? 2 स्पिंडल फाइबर अटैच होगा। कितना? एक क्रोमोसोम पर 2 स्पिंडल फाइबर विल अटैच, इतना आपको याद रखना है। अब बोथ द फाइबर विल स्पिंडल फाइबर ऑफ अपोजिट पोल्स, एक नॉर्थ का होगा तो एक साउथ का होगा। ठीक है, नॉर्थ का होगा, एक साउथ का होगा। सिर्फ ये देखना है कि सिमेट्रिक स्पिंडल है कि नहीं, मतलब एक नॉर्थ पे गया है या एक साउथ पे गया है कि नहीं। प्रोफेज के दौरान ये अपोजिट पोल पर मूव किए कि नहीं। इन कंडीशन क्या होता है कि ये एस्टर जो है कभी कभी मूव नहीं करते हैं टू अपोजिट पोल, एक यहाँ है तो एक यहीं रह जाता है। उस समय जो होता है सेल का जो बोल सकते हैं डिवीजन होता है वो सिमेट्रिक नहीं होता, एसिमेट्रिक हो जाता है। ठीक है, उस कंडीशन में आपको याद रखना है कि जब भी स्पिंडल क्रोमोसोम पर स्पिंडल फाइबर अटैच करते हैं, वो एक क्रोमोसोम पर 2 स्पिंडल फाइबर अटैच करेंगे, बोथ आर फ्रॉम दी अपोजिट पोल्स, ये भी आपको याद रखना है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पर ऑन सेंट्रोमियर काइनेटोकोर इज present on which spindle fiber attach, इतना हो जाएगा। बहुत आसान है, ये चौथा चेंज है, कुछ नहीं है। ऑन सेंट्रोमियर काइनेटोकोर नामक एक प्रोटीन प्रेजेंट है जिस पे आके स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी इजी, इसमें कुछ नहीं था, ये बहुत ही आसान है, इसको समझना। चौथा चेंज आप इसको मान के चलिए, कुछ नहीं हुआ, इसमें इतना सा हुआ, एक क्रोमोसोम पे 2 स्पिंडल फाइबर, मैंने आपको अभी तुरंत समझाया। अब समझिए कि चौथा चेंज में क्या होगा। चौथा चेंज में कुछ नहीं होगा, चौथा चेंज आपको मैं समझा देता हूँ। सॉरी, 5वां चेंज, एग्जैक्टली 5वां चेंज होगा। चौथा चेंज मैंने बोलना था मुझे, 5वां चेंज में क्या होता है, जस्ट सी। 5वां चेंज होगा क्या, जितने भी ये जो है ये आपको दिखाई दे रहे हैं क्रोमोसोम, यहाँ से स्पिंडल फाइबर आया, ये इस पर अटैच करेगा, यहाँ से गया ये अटैच करेगा, यहाँ से आया ये अटैच करेगा, यहाँ से आया ये अटैच करेगा, यहाँ से गया ये इस पर अटैच करेगा, यहाँ से आएगा स्पिंडल फाइबर इस पर अटैच करेगा। अपोजिट पोल से आएंगे और अटैच करेंगे, ऐसा कुछ होगा। यहाँ पर भी अपोजिट पोल से आएंगे और अटैच करेंगे, ऐसा कुछ अटैच कर लेंगे एकदम पूरे। इस पर हर एक क्रोमोसोम पर 2 स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाएंगे और बोथ आर फ्रॉम द अपोजिट पोल्स, ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, अब क्या होंगे, ऑल क्रोमोसोम्स कहाँ आ जाएंगे जानते हैं? कम्स एट इक्वेटर। कहाँ जाएंगे? कम्स एट इक्वेटर पे आ जाएंगे। इसी को बोलते हैं 5वां चेंज। कुछ नहीं होगा, सब के सब अगर यहाँ पर होंगे ना, घींच के कहाँ ले आ जाएगा? इक्वेटर पर। ये सेल का इक्वेटर यहाँ पर आ जाएंगे, ये जो बीच वाला एरिया है यहाँ पर हर एक क्रोमोसोम आ जाएगा, हर एक क्रोमोसोम यहाँ पर लाई करने लगेगा, इक्वेटर पे आ जाएगा। अब जो इक्वेटर पर आएंगे ना, जो खींचेगा तो देखिएगा, अगर क्रोमोसोम आपको सेल के अंदर जब साइटोप्लाज्म के अंदर था, कुछ ऐसा अगर शेप में होगा ना, जब खींचने के बाद, अटैच होने के बाद, इक्वेटर पे आने के बाद वो कुछ ऐसा हो जाएंगे, कुछ ऐसा अलाइन कर लेंगे अपने आप को, ऐसा दिखेंगे आपको, ऐसा। यानी कि वो वर्टिकली खड़े थे, हॉरिजॉन्टली सो जाएंगे, वर्टिकली खड़े थे, हॉरिजॉन्टली सो जाएंगे इक्वेटर पे आने के बाद। इसी को लिखा गया है कि इक्वेटर ऑफ स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर का जो इक्वेटर है, किस स्पिंडल फाइबर का? इस स्पिंडल फाइबर जो निकल रहा है इक्वेटर है, वेयर द क्रोमोसोम आर्म अलाइन, वहाँ पर ही क्रोमोसोम क्या होता है? आर्म अलाइन कर जाएंगे। या सिंपल सी आप भाषा में याद रखते हैं कि ऑल क्रोमोसोम्स कम्स एट इक्वेटर, ये आप लिख देंगे, आपको मार्क्स मिल जाएगा। सिंपल सी बात है। दिस आर द चेंजेस सेल फेसिंग ड्यूरिंग दी मेटाफेज के अंदर, यही चेंज होता है, यानी फुल्ली डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फुल्ली कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, सम और वी कैन से क्रोमोसोम्स नाउ इन साइटोप्लाज्म, कमिंग इन साइटोप्लाज्म। चौथा चेंज क्या होता है कि जितना भी सेंट्रोमियर है उस पर एक काइनेटोकोर प्रेजेंट होता है जिसमें आके स्पिंडल फाइबर अटैच करेंगे। जब स्पिंडल फाइबर अटैच करेंगे सब क्रोमोसोम को इक्वेटर पर लाके छोड़ देंगे। दिस इज द मेजर चेंज ड्यूरिंग दी मेटाफेज। यही तो सारे चेंज है जो मेटाफेज के दौरान होता है।
होप यू एंजॉय दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।